हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज हमें स्टार्ट करना है सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 5। आखिर हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं, हमें पढ़ना है आज विलियन के बारे में। आप सबको पता है कि जो विलियन है वो कई तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। अब हम करने वाले हैं राउल्ट के नियम के आधार पर कि विलियन को कितने प्रकार से बांटा गया है। हम कई तरीके से विलियनों को पढ़ते हैं। कैसे कैसे पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं समांगी विलियन, विषमांगी विलियन, कॉलाइडी विलियन वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है? आज पढ़ना है हमें राउल्ट के नियम के आधार पर। राउल्ट के नियम के आधार पर यहाँ एक बार लिख लें। हमें पढ़ना है राउल्ट के नियम के आधार पर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आधार क्या है, किसके आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। ओके, गॉट इट। यदि आपने राउल्ट के नियम वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, जो हमारे विलियन है वो राउल्ट के नियम के आधार पर दो प्रकार से बांटे गए। कैसे कैसे? एक आदर्श विलियन और एक होता है हमारा, एक होता है आदर्श विलियन और एक होता है अनादर्श विलियन। ओके, फाइन। जो हमारा आदर्श विलियन होता है वो क्या होता है? आदर्श विलियन वो विलियन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर, यानी कि ऑल कंडीशंस पर, सारी की सारी कंडीशंस पर क्या करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, सभी ताप व सांद्रताओं पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। किसको? कि सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन जो करते हैं वो क्या होते हैं? आदर्श विलियन। आदर्श विलियन क्या होते हैं? जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, या फिर सभी ताप व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं कि यानी कि ऑल कंडीशंस पर। आई होप इट्स क्लियर। ओके, आगे देखिए, सभी ताप व सांद्रताओं पर क्या करें? ये राउल्ट के नियम का पालन करें, ठीक है। क्या होता है? आदर्श विलियन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अनादर्श विलियन, वो हम सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आदर्श विलियन। आदर्श विलियन के अंतर्गत क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए A प्लस B, ये दो अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं ये, ठीक है। ये भी रिएक्टेंट और ये भी रिएक्टेंट है। इनसे क्या मिला हमें? A व B मिला। क्या मिला? A व B मिला। A B एक प्रोडक्ट बना, कोई भी एक बेसिक सा एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे A हैं, A के जो कण होंगे, A के जो कण होंगे वे किसी न किसी बॉन्ड के साथ में जुड़े होंगे। इतनी बात तो क्लियर है, किसी न किसी बॉन्ड के साथ में जुड़े होंगे। B के कण भी किसी न किसी बॉन्ड के साथ में जुड़े होंगे और A व B के बीच में भी कुछ ना कुछ बॉन्ड बन रहा होगा। क्लियर, ठीक है। जो हमारे A व A के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है, यानी कि जो A मिलकर के बना होगा वो किससे बना होगा? मान के चलो इस तरीके से मिलकर के बना होगा ये, ठीक है। तो इसके सारे के सारे कण क्या होंगे? A A A, तभी तो हमने इसे डिफाइन किया है A। क्लियर और नॉट? ठीक है, ओके। कण किस तरीके से हैं? इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं। ओके, तो जो A व A के बीच की जो अन्योन्य क्रिया होंगी, यानी कि कणों के बीच में जो परस्पर क्रिया होने वाली है, अन्योन्य क्रिया क्या होगी? जो हमारे कणों के बीच में परस्पर क्रिया होने वाली है वही क्रिया, और जो B व B के बीच में जो परस्पर क्रिया होने वाली है उनसे मिलकर के क्या बनेगा? A भी बन रहा होगा। तो उनके बीच में जो A व B के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होगी, किसके बीच में? कणों के बीच में, वो क्या होंगी? समान होंगी। क्या होंगी? समान होंगी। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई कि नहीं? ओके, ठीक है। यानी कि A व A के बीच की अन्योन्य क्रिया, B व B के बीच की अन्योन्य क्रिया A व B के बीच की अन्योन्य क्रिया के बराबर होने वाली है। इतनी बात समझ आई तो क्लियर है। अब आगे देखते हैं हमने क्या, देखो A, ठीक है, B, ठीक है, इनसे प्रोडक्ट क्या बना था? हमने A B बना था। क्लियर, यानी कि इन दोनों के बीच में, जो इसके बीच में सहसंयोजक बंध, इसके बीच में सहसंयोजक बंध के योग का परिणाम होगा इन दोनों के बीच में संयोजक बंध के। किसके?
सहसंयोजक बॉन्ड या फिर संजक बंध या फिर कुछ भी बॉन्ड यानी कि इनके योग के बराबर होने वाला है। इतनी बात समझ में आई? ओके। आप सबको पता है कि आदर्श विलयन क्या होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट का नियम क्या बोलता था? यानी कि मोल अंश समानुपाती किसके होते हैं? मोल अंश उसने समानुपाती बोला था उसके दाब के, उस पर जो दाब लग रहा था किसी भी विलयन पर, यही तो बोला था राउल्ट ने, या कुछ और बोला था? नहीं बोला था ना, यही बोला था। क्लियर। अब देखिए जब उसने बोला था P प्रोपोर्शनल टू x, ये बोला था, x1 बोल सकते हैं। तो हमें क्या पता है P1 इक्वल टू होता था P1 नॉट x1 के, यही तो देखा था हमने लास्ट लेक्चर में। ठीक है। P2 जल्दी जल्दी बता रही हूँ, रिवीजन है क्विक। P2 इक्वल टू होता था P2 इक्वल होता था P2 नॉट x2 के, यही तो बातें थी। तो सेम कंडीशन ये क्या थी? राउल्ट के नियम थी, राउल्ट के नियम से, यही तो था राउल्ट का नियम। तो वही सेम कंडीशन से फॉलो कर रहा होता है, वही सेम कंडीशन से फॉलो कर रहा होता है। यानी कि जो P1 होने वाला है वो P1 प्रोपोर्शनल टू होगा Px1 के, तो सेम कंडीशन होगी P2 भी इस तरीके से ही करेगा, यानी कि P2 इक्वल टू P2 नॉट x2 और P टोटल क्या होगा? P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, PT इक्वल टू यानी कि P टोटल इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। आई होप यहाँ तक आपको सारी की सारी बातें समझ आई हो। आदर्श विलयन तो पूरा आपको समझ आना चाहिए। इसके बाद हम इसका ग्राफ देखेंगे और थोड़ी बहुत बातें और करनी है। इरेज कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। होता है कि जो हमारा वॉल्यूम है डेल V इक्वल टू 0 होता है, डेल H इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब क्या होता है अभी हमें समझना है। देखो डेल V इक्वल टू 0 का मतलब है हमने A प्लस B को मिलाकर के एक विलयन बनाया था, A B यही बनाया था। क्लियर सी बात है, यानी कि कोई भी मिश्रण बनाया था, V मिश्रण, जब वो सब कुछ इक्वल दे रहा है, इनके बीच की जो निर्णय क्रिया इक्वल है, इसके बीच की निर्णय क्रिया समान है A व B के बीच के निर्णय क्रिया के। इतनी बात समझ आई? इन दोनों के बीच की जब निर्णय क्रिया बराबर है इन दोनों के बीच के निर्णय क्रिया के, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है राउल्ट के नियम के अनुसार कि ना तो इसमें आयतन बढ़ रहा होता है हमारा, ना इसमें आयतन हमारा कम हो रहा होता है, ना तो आयतन बढ़ेगा ना आयतन घटेगा, सेम रहने वाला है। यानी कि डेल V इक्वल टू 0 का मतलब, डेल V का मतलब क्या है कि यदि इसका आयतन V1 है, इसका आयतन V2 है, तो इन दोनों के बीच का आयतन कितना होगा? V1 प्लस V2। क्लियर? यही तो होना चाहिए, V1 प्लस V2। ये बिल्कुल सेटिस्फाई करता है कंडीशन को। डेल V इक्वल टू 0 का मतलब है कि V2 माइनस V1 डेल V इक्वल टू 0 का मतलब है कि V1 प्लस V2 माइनस V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या होगा? 0। यानी कि इनके बीच का जो अभिकारकों का जो आयतन था, उत्पाद का आयतन भी हमें कितना मिला? 0 मिला। कितना मिला? 0 मिला। क्यों? क्योंकि ना तो वहां पे आयतन बढ़ रहा था ना आयतन घट रहा था, सेम मेंटेन था। ओके। जब प्रयोगों द्वारा देखा गया कि जो हमारी H है एंथैल्पी में परिवर्तन कितना है? 0। ये क्या दिखा रहा है? एंथैल्पी में परिवर्तन को शो कर रहा है, ना कि सिंपल एंथैल्पी को। एंथैल्पी यानी कि एनर्जी या फिर ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है उसको कौन शो कर रहा है? डेल H इक्वल टू 0। या फिर कौन शो कर रहा है? डेल H शो कर रहा है। डेल V का मतलब सिर्फ वॉल्यूम नहीं था, बल्कि क्या था? वॉल्यूम में जो डिफरेंस आया है, जो परिवर्तन आया है, या फिर जो हमारी, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इस चीज को भी शो कर सकता है, V2 माइनस V1 यानी कि इनके बीच के डिफरेंस को ये शो कर सकता है। ओके। अब डेल H इक्वल टू 0 परिवर्तन, एनर्जी, ऊर्जा। ओके, ये चीज शो कर रहा होता है। इस 0 का मतलब क्या है कि ना तो ऊर्जा हमें देनी पड़ी, ना तो ऊर्जा बढ़ी, ना ऊर्जा घटी। यानी कि ना तो ऊर्जा घटी थी ना ऊर्जा बढ़ी थी, जितनी ऊर्जा थी उतनी ही रही। ना तो हमने अभिक्रिया के लिए ऊर्जा दी उसे, ना अभिक्रिया ने ऊर्जा को निकाला। रिएक्शन कैसी रही? साम्यावस्था की कंडीशन में रही, ना तो ऊर्जा निकली ना ऊर्जा बनी। आई होप
इतनी बात आपको समझ आई हो। आगे देखें, आदर्श विलयन आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम ग्राफ देख लेते हैं इसका, और इसका एक बेसिक सा एग्जाम्पल हम देखें तो क्या होता है, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। मेथेनॉल प्लस एथेनॉल को जब हम मिलाते हैं तो वो राउल्ट के नियम का पालन करता है। क्यों? इसमें एक बात और रह गई हमसे कि समान ही बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि समान की सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जब ये मेथेनॉल के जो गुणधर्म है वो एथेनॉल के साथ में मिलेंगे, ऑल आ रहा है, ठीक है, ये भी अल्कोहल का पार्ट है, ये भी अल्कोहलिक है, तो क्या होगा, ये जब दोनों समान है, मतलब एक समान भौतिक व रासायनिक गुणों वाले जो विलयन हैं, वो जो मिश्रण बनाते हैं, वो कैसा बनाते हैं, राउल्ट के नियम के पालन करने वाला, या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि आदर्श विलयन वो बना रहे होते हैं। इतनी बात समझ आई। इसका जो ग्राफ था वो बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, जैसा कि आपको बताया था राउल्ट के नियम में। इसके बाद हम देखते हैं राउल्ट के नियम से अनादर्श विलयन क्या होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। अब देखो, जो अनादर्श विलयन है, यानी कि अनादर्श शब्द से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आदर्श जो नहीं है, यानी कि जो हमारा आदर्श नहीं है वही तो अनादर्श होगा। क्लियर? जो हमारा आदर्श नहीं है वही तो अनादर्श होगा, यानी कि बिल्कुल इसका अपोजिट होने वाला है अनादर्श विलयन। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते किसी भी सांद्रता या किसी भी ताप पर, वो क्या शो करते हैं, हमारा अनादर्श विलयन वो होते हैं। जब वो अनादर्श विलयन होंगे, सब जैसा कि आपको पता है कि राउल्ट के नियम के अनुसार P1 इक्वल टू होता है P1 नॉट x1 के। क्लियर? और P2 इक्वल टू क्या होता है, P2 नॉट x2 के। क्लियर? लेकिन ये तो राउल्ट के नियम के अनुसार होगा। ओके, जब अनादर्श विलयन है वो, तो P1 नॉट इक्वल टू होगा P1 नॉट x1 के। बिल्कुल अपोजिट देखना है हमें। जब ये इक्वल नहीं होगा तो मे बी कि P1 बड़ा होगा, हो सकता है, और मे बी कि P1 छोटा होगा, हो सकता है या नहीं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि P1 ग्रेटर देन हो P1 नॉट से, P1 नॉट x1 से, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि P1 स्मॉलर देन हो P1 x1 से। आई बात समझ में कि ऐसा ही क्यों होता है। जब ये इक्वल नहीं है तो दो ही तो कंडीशंस बन सकती हैं। क्या तीसरी कंडीशन बन सकती है? नहीं बन सकती ना, नहीं बन सकती बिल्कुल भी। बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट आता है कि ऐसा ही क्यों हुआ, हमने धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन क्यों डिफाइन किया। तो ये इसलिए ही हमने बताया कि जब ये इक्वल नहीं है तो सिर्फ दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो ये धनात्मक विचलन दिखाए या फिर ये ऋणात्मक विचलन दिखाए। उसकी तरफ हम बाद में बढ़ेंगे, पहले ये देख लीजिए कि या तो ये बड़ा हो सकता है या ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है या ये छोटा हो सकता है। इसके अलावा कोई कंडीशन बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि जो P2 है, P2 ग्रेटर देन हो P2 नॉट x2 से, और ऐसा भी हो सकता है कि P2 स्मॉलर देन हो P2 नॉट x2 से। इतनी बात समझ आई या नहीं आई ना? इतनी बात समझ में। अब हम देखते हैं कि जब ये दो तरीके की कंडीशन दिखा सकता है, एक ये वाली कंडीशन, ये यानी कि ये तो एक ही तरीके की कंडीशन हो गई, ये एक तरीके की कंडीशन हो सकती है, या फिर ये वाली और ये वाली एक तरीके की कंडीशन है, ये वाली और ये वाली एक तरीके की कंडीशन है। तो ये क्या देखा गया कि अनादर्श विलयन जो है वो दो तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। एक तो वे जो धनात्मक विचलन दिखाएंगे, यानी कि इनका ग्राफ जब हम देखेंगे तो वो कैसा होगा, कुछ अपर साइड होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से इनका ग्राफ हम देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। और जो ऋणात्मक विचलन है उसके अंतर्गत क्या होगा, कुछ ना कुछ जब वो नीचे जा रहा होगा, ऋणात्मक का मतलब क्या है, ऋणात्मक, यानी कि ऋण की ओर, यानी कि नीचे की ओर जा रहा होगा, तो वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से हमें वो डिफाइन करना होगा।
अभी हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो आपको इतनी बात समझ आनी चाहिए कि अनादर्श विचलन को दो तरीके से बताया गया, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। ये सारी बातें तो आपको समझ आई है नहीं। हम स्पेशली देखेंगे धनात्मक विचलन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे ऋणात्मक विचलन क्या है। चलो, उनके नियम के आधार पर सारी चीज़ें चल रही थी। अब हमें देखना है अनादर्श विलयन के अंतर्गत सबसे पहले हम देख लेते हैं धनात्मक विचलन, उसके बाद हम देख लेंगे ऋणात्मक विचलन को भी। ठीक है, सबसे पहले यदि आपने धनात्मक विचलन को समझ लिया तो उसका जस्ट अपोजिट होता है ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन के अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारा ए था, यदि रिएक्शन ये थी, ठीक है, तो उसे हमने कैसे डिफाइन किया कि ए प्लस बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, यानी कि ए के बीच की जो अन्योन्य क्रियाएं होने वाली हैं, जो बी के बीच की अन्योन्य क्रियाएं होने वाली हैं, वो या तो इक्वल हो सकती हैं या फिर ग्रेटर देन होंगी ए के बीच की अन्योन्य क्रिया के। यानी कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो इक्वल होंगी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि वो क्या होंगी, ग्रेटर देन होंगी। किससे? ए बी के बीच की अन्योन्य क्रियाओं से ग्रेटर देन होंगी ए के बीच की अन्योन्य क्रिया का योग बी के बीच के अन्योन्य क्रिया के। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इन दोनों के बीच की जो अन्योन्य क्रियाएं होने वाली हैं वो ज़्यादा होंगी किससे, जो इनकी सेपरेट अन्योन्य क्रिया हो रही थी। इतनी बात समझ आई है नहीं? एक बात और देख लेते हैं, यानी कि इनके बीच का जो अंतराण्विक बल होने वाला है, ए के बीच का अंतराण्विक बल बी के बीच का अंतराण्विक बल बड़ा होने वाला है ए व बी के अंतराण्विक बल से। आई होप इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। या तो इक्वल हो सकता था, या फिर जब धनात्मक है तो आप सब जानते हैं कि क्या होगी, सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, यानी कि ग्रेटर देन कुछ होने वाला है। ये तो आपको खुद ही याद रखना होगा। अब देखिए, जो हमारा P1 है सब कुछ ग्रेटर देन, P1 भी ग्रेटर देन होगा P1 नॉट x1 से, P2 भी ग्रेटर देन होगा P2 नॉट x2 से, और P टोटल भी ग्रेटर देन होगा P1 प्लस P2 से। ये ग्रेटर देन क्यों हुआ? जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, जब ये दोनों ही ग्रेटर देन है, जब इनका इन्हें ऐड करेंगे P1 प्लस P2, तो ये भी तो ग्रेटर देन आएगा, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं PT, इसे हम क्या लिख सकते हैं? P टोटल ग्रेटर देन है, इन्हें हम क्या लिख सकते हैं? P1 प्लस P2। तो यही तो बात यहाँ पे लिखी हुई है। इतनी बात समझ आई या नहीं? अब एक बात और देखने को मिलती है कि जब बंध निर्माण होता है, बंध निर्माण के समय यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ पॉजिटिव है तो एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। यानी कि एनर्जी क्या होती है, इसे लेनी पड़ती है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, यानी कि एनर्जी को लेना है। ठीक है, एनर्जी जब हम कुछ ले लेंगे तभी तो हम धनी बनेंगे। तो वही बात है कि पॉजिटिव होती है एनर्जी। आगे देखिए, बंध निर्माण के समय जो डेल एच है वो इक्वल नहीं होता जीरो के, इक्वल नहीं होता, क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है कि डेल वी भी इक्वल नहीं होता जीरो के। डेल वी का मतलब यानी कि उनके जो वॉल्यूम होने वाला है उनके बीच का अंतर, ये भी इक्वल नहीं होगा। अब देखिए, जो डेल वी है वो क्या होता है? ग्रेटर देन होता है VA प्लस VB से, यानी कि जीरो से ग्रेटर देन, और VA प्लस VB से भी ग्रेटर देन होता है। इतनी बात आपको समझ आ गई हो। और एक बात और कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा मेथेनॉल प्लस जेल, एथेनॉल प्लस जेल। इसकी सारी की सारी थ्योरी जो नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करने से मिल जाएगी। ठीक है, तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। इतनी बात आपको सारी बातें समझ आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ग्राफ देखना है कि यानी कि ग्राफ कैसे वर्क करता है। आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे ये ग्राफ है, ये तो यहाँ पे तो जीरो होता है, ठीक है, यहाँ पे जीरो होता है। ओके, चलो इसे लिखते नहीं है, मान लेते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस। मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा, और बायो वाले जो बच्चे हैं उन्होंने भी 10th क्लास में तो पढ़ा ही होगा, 8th में भी पढ़ा होगा। एक्स एक्सिस, और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये वाला क्या होता है हमारा? वाई एक्सिस होता है। क्लियर? अब देखिए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, हमने यहाँ पे मान लिया कि दाब दिखाया हुआ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, और यहाँ पे मोल अंश दिखाए हुए हैं। हम ऐसा
मान लेते हैं। अब देखिए जब ये x1 1 होगा, हम सबको पता है, ये बात मैंने कल भी बताई थी, x1 + x2 = 1 होता है। यदि ये हम 1 मानेंगे तो ये क्या बचेगा, 0 बचेगा। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो ये 1 के इक्वल हो पाएगा। समीकरण का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। x1 = 1, ये 0 होगा, यानी कि इसे 1 माना तो ये कुछ समय बाद 0 हो रहा होगा। जब ये 0 होगा तो ये इधर जाके 1 हो रहा होगा। इतनी बात समझ आई या नहीं? ठीक है, इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए पुरानी लेक्चर्स देख लीजिएगा। अब देखिए जब x1 क्या है, x1 1 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि x1 घट रहा है। पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल क्या होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, जो x2 है वो 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है। आपको पता है कि p प्रोपोर्शनल टू होता है x1 के और p2 प्रोपोर्शनल टू होता है x2 के। जब हमारा मोल अंश बढ़ रहा है तो दाब भी बढ़ेगा, जब मोल अंश घटेंगे तो दाब भी घटेगा। यदि ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अब देखो x2 जो है वो 0 से 1 की ओर हो रहा है, x2 0 से 1 की ओर, यानी कि हमें क्या दिख रही है, वृद्धि दिख रही है। वृद्धि दिख रही है तो ग्राफ कैसे जाएगा, जब आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा। इस तरीके से होगा, क्लियर। और पी टोटल क्या होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, धनात्मक विचलन है। सारी चीजें ग्रेटर देन देखने को मिलती हैं, यानी कि ये ऐसे होता है, ये वाला हमें ऐसे मिल जाता है और ये वाला हमें यूं मिल जाता है। ये क्या दिखाएगा कि पी टोटल ग्रेटर देन है P1 + P2 से, क्लियर। और ये किसकी लाइन थी, P1, ये थी कि ये क्या दिखाएगा, P2 ग्रेटर देन है P2 नॉट x2 से, यही दिखाएगा। और ये वाला क्या दिखाएगा, P1 ग्रेटर देन है P1 नॉट x1 से। आई होप आपको सारा का सारा ग्राफ बहुत अच्छे से समझ आया हो। मैंने पूरे अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है। आप सबको पता है कि जब धनात्मक है तो सारी चीज़ें ग्रेटर देन होंगी, सारी चीज़ें बढ़ रही होंगी, तो आपको यही याद रखना है कि ये ग्राफ भी बढ़ेगा, ऊपर की तरफ आएगा। धन का मतलब क्या होता है, धनी। धन का मतलब धनी होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। ऋणात्मक विचलन को देखना है, इसे विचलन के एग्जाम्पल क्या होते हैं तो आप देख लीजिए स्क्रीन पर। मेथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल, ये क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। जो ऋणात्मक विचलन है, जब आपको धनात्मक विचलन क्लियर हो गया तो ऋणात्मक विचलन क्या है, उसका बिल्कुल अपोजिट है। इसे इरेज कर लें। हमें देखना है ऋणात्मक विचलन को। जब ऋणात्मक विचलन की बात आती है तो सब कुछ क्या होना चाहिए, जब नॉट इक्वल टू 0 था, ये बात तो हम देख चुके थे। एंड और ए व बी के बीच की जो अन्योन्य क्रियाएं थी, सब कुछ अपोजिट, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतराकर्षण बल है, इन दोनों के बीच का जो अंतराकर्षण बल है, ए के बीच का अंतराकर्षण बल, बी के बीच का अंतराकर्षण बल और ए बी के बीच के अंतराकर्षण बल से कम होगा। क्या होगा, ऋण होगा, यानी कि कम होगा। क्या होगा बच्चों, कम होगा। ओके, यानी कि इन दोनों के बीच के अन्योन्य क्रियाएं का योग बी की अन्योन्य क्रियाओं के बीच के योग के से कम होगा, किसके, जो ये एक दूसरे के साथ में अन्योन्य क्रियाएं कर रही होंगी। तो ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, सारी बातें हमारी समझ आ चुकी थी। अब देखिए जो डेल एच है वो 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सारी चीजें नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी। ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी। ऋण का मतलब क्या है, यानी कि हमारे पास से कुछ जा रहा है। जब हमारे पास से कुछ जा रहा है तो ऋणात्मक होगा। और जो हमें डेल वी मिलने वाला है, वी हमें क्या मिलेगा, वी ए प्लस वी बी से
स्मॉलर देन मिलने वाला है, यानी कि डेल वी होगा स्मॉलर देन वी ए प्लस वी बी से। इसका वॉल्यूम यदि हम वी ए माने, इसका वॉल्यूम यदि हम वी बी माने, तो इन दोनों के बीच का वॉल्यूम क्या होगा, वी ए प्लस वी बी। क्लियर सी बात है। तो हमें ये सब क्या देखने को मिलता है, स्मॉलर में देखने को मिलता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। ये पूरी की पूरी थ्योरी तो आपको नोट्स में मिल ही जाएगी। अब देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार सारी चीज़ें थी, ठीक है। हम इसका ग्राफ देखें, ग्राफ की सारी बातें तो आप समझ चुके हैं। ग्राफ में सिर्फ सिंपल क्या होने वाला है, जो वो बढ़ रहा था, जब ऋणात्मक है तो ये घट जाएगा, जो पी टोटल है। अब एक बार और देख लीजिए कि P1 जब सब कुछ ही स्मॉलर देन मिल रहा है तो हमें क्या मिलेगा, P1 भी स्मॉलर देन होगा P1 नॉट x1 से। क्लियर। P2 भी स्मॉलर देन होगा P2 नॉट x2 से। क्लियर। P टोटल क्या है भाई, P टोटल है P1 प्लस P2, तो ये भी क्या होगा, हमें स्मॉलर देन देखने को मिलने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ आई हों। ये पूरी की पूरी समझाने की कोशिश की है, जहाँ पे बच्चों को डाउट आता है वहाँ पे आपको नहीं आना चाहिए। इसका ऋणात्मक था तो नीचे से ग्राफ चला जाएगा। नीचे से क्यों गया, जब सारी चीज़ें ही क्या हैं, हमारी स्मॉलर देन है किससे, P1 नॉट x1, P2 x2, यानी कि जो नॉर्मल होना चाहिए था उससे सारी की चीज़ें क्या मिल रही है, कम मिल रही हैं। तो ग्राफ हमारा इस तरीके से हो जाता है, नीचे की ओर हो जाता है। पहले क्या था हमारा, ऐसे था ग्राफ, अब क्या हो गया, ऐसे हो गया। उससे भी पहले क्या था, ऐसे था। क्लियर। तो वही बातें हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ आई हो। यदि सारी की सारी बातें समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लिख दीजिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।